सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक एवं उपपद विभक्तियों संबंधित क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी प्रश्नोत्तरी रहेगी कारक व उपपद विभक्तियों से संबंधित। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, छात्रा सदा खालिस्तान नमन्ति। छात्रा सदा खालिस्तान नमन्ति। आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। पहला है शिक्षिकाएं, दूसरा है शिक्षिकेभ्यः, तीसरा है उभो और चौथा है शिक्षकम। तो कह रहा है कि छात्रा सदा खालिस्तान नमन्ति, शिक्षिकाएं, शिक्षिकेभ्यः, उभो, शिक्षकम। तो देखिए विद्यार्थियों, पद को मानकर होने वाली विभक्ति उपपद कहलाती है। पद को मानकर, यानी पद के कारण जो विभक्ति थी कि यह अमुक पद है और अमुक पद के साथ वो विभक्ति आएगी, तो वो तो कौन सी थी? उपपद विभक्ति होती है। इसके अलावा कर्ता, कर्म आदि को मानकर जो विभक्ति होती है ना, उसको बोलते हैं कारक विभक्ति, है ना। तो यहां हम देखेंगे छात्रा सदा नमन्ति, यहां पर नम धातु है वो लट लकार में प्रयुक्त हुई है। तो जब नम धातु है, ये नम धातु के रूप में चलती है ना, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जब नम अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर नमः न होकर के नमन्ति है, तो यहां पर कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए। तो द्वितीय विभक्ति इसमें कौन से पद में है? शिक्षिकाएं में चतुर्थी है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यह है शिक्षकम, है ना। तो इस प्रकार से छात्रा सदा खालिस्तान नमन्ति तो हो जाएगा शिक्षकम नमन्ति। तो इसमें कौन सा विकल्प आ जाएगा? 4 नंबर विकल्प आ जाएगा शिक्षकम, है ना। तो छात्रा सदा शिक्षकम नमन्ति, यहां पर कौन सी विभक्ति आ गई? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, तवम खालिस्तान पाठ। तवम मध्यम पुरुष का एकवचन है, तो पढ़तु पढ़ताम पठन्तु पठ, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एकवचन है, पठ धातु। तो हम खालिस्तान पठ, यहां कर्ता दे दिया और कर्ता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है। तो अब यहां पर खाली जगह छोड़ दी, तो यहां पर कर्म आएगा। कर्म में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? द्वितीय विभक्ति आएगी। कर्म में कौन सी आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। तो हम खालिस्तान पठ देखते हैं। पहला 100 पाठ है, दूसरा 100 पाठस्य, तीसरा 100 पाठम, चौथा 100 पाठ है। तो यहां पर कर्म कर्तुस्थितम कर्म, कर्म आएगा, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति आएगी। द्वितीय विभक्ति इसमें कौन से पद में है? सब पाठम। तो इसमें क्या आ जाएगा? तो हम सब पाठम पठ, तुम अपने पाठ को पढ़ो, इसलिए यहां पर द्वितीय विभक्ति आ जाएगी कर्तु इप्सितम कर्म। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, खालिस्तान फलानी पतंती। खालिस्तान फलानी पतंती, खालिस्तान से फल गिरते हैं ना, तो देखना पहला है केभ्य, दूसरा है केन, तीसरा है कम और चौथा है कई। तो देखिए फलानी पतंती, फल गिरते हैं, तो फल अलग हो गए। ध्रुम अपाय अपादानम, अपादान कारक हो गया, और अपादान कारक होने के कारण कौन सी विभक्ति आ जाएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। अब देखेंगे इसमें पंचमी विभक्ति कौन से पद में है। तो यहाँ देखो कस्मात का हम केप है, पंचमी विभक्ति है, तीसरी है, द्वितीय है, तृतीय का बहुवचन है। तो यहाँ पर फलानी पतंती कस्मात के, कस्मात का हम केप है, तो यहाँ केप है। तो किस से फल गिरते हैं? किन से फल गिरते हैं? बहुवचन में किन से फल गिरते हैं? तो कस्मात का हम केप है। तो इस प्रकार से केप है, इसमें पंचमी विभक्ति आ जाएगी केभ्य फलानी पतंती, ठीक है, अपादान कारक हो गया। अगला पता है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है अहम खालिस्तान गच्छामि। अहम उत्तम पुरुष का एकवचन है, तो गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष की एकवचन गच्छामि। तो यहां पर देखिए ना, पहला है वन, दूसरा वनम, तीसरा है वनेषु और चौथा है उपयुक्त सर्वे। तो गम धातु गत्यार्थक धातु है, गति वाले जो धातु होते हैं ना, उसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसमें कर्म कारक होता है द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ देखें अहम खालिस्तान गच्छा में गम धातु आ गई, यानी गति हो रही है, जाना। तो यहाँ पर वन है, वनम वने वनेषु, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, क्योंकि गम धातु के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा अहम खालिस्तान गच्छामि, अहम वनम गच्छामि, मैं वन में जाता हूं या वन को जाता हूं। अगला है प्रश्न, राष्ट्रमेव रक्षितम तदा किम तस्य मंदिरस्य खालिस्तान। राष्ट्रमेव, राष्ट्र ही, न रक्षितम,
रक्षा रक्षित न हो सका या राष्ट्र की रक्षा नहीं की जा सकी, तदा किम तस्य, तो क्या उस मंदिर से मंदिर के निर्माण को, निर्माणात, निर्माण से ही तो अलग हो गया, अपादान कहा गया, नहीं होगा। निर्माण को भी नहीं होगा। निर्माण के लिए भी होगा। निर्माणेन साधकतम कर्णम, साधकतम कर्णम, कर्ण कारक में तीसरी विभक्ति का उपयोग होता है, चिन्ह होता है से के द्वारा। तो राष्ट्र में रक्षितम तथा किम तस्य, मंदिर से निर्माणेन, राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं बचा तो उस मंदिर के निर्माण से क्या, निर्माणेन, निर्माण से। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि साधकतम कर्णम, कर्ण कारक कारण तीसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की हमारी प्रश्नोत्तरी के अगले प्रश्नोत्तर। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है, खालिस्तान सब संपत्ति किमर्थम दत्ता, खालिस्तान सब संपत्ति किमर्थम दत्ता। तय प्रत्यय याद रखना है, तय प्रत्यय। तो तय प्रत्यय में यानी जब सकर्मक धातु होती है, यानी जहां पर सकर्मक धातु होती है ना, तो यानी कर्मवाच्य होता है, तो कर्मवाच्य होने पर कर्म में प्रथमा, कर्म में कौन सी होगी? प्रथमा होगी। जब कर्मवाच्य है तब की बात हो रही है, कर्मवाच्य है तब, और कर्म में प्रथमा होगी तो फिर कर्ता में कौन सी होगी? तृतीया होगी। कर्ता में कौन सी होगी? तृतीया होगी, सकर्मक नहीं, कर्मवाच्य होने पर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रत्यय कौन सा है? तय प्रत्यय। यहाँ पर दत्ता दत्ता दत्तम है ना, यह तय प्रत्यय आ गया। तो तय प्रत्यय आने के कारण सब संपत्ति किमर्थम दत्ता। तो यहाँ पर देखेंगे हमें भामा शाहिन, भामा शाह, भामा सहाय, भामा शाहिन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब संपत्ति कर्म में कौन सी आ गई? प्रथमा आ गई। तो जब कर्म में प्रथमा आएगी तो यहाँ पर कर्ता में कौन सी आएगी? तृतीया आएगी, है ना, कत प्रत्यय है। तो यहाँ पर तृतीया आएगी तो कौन सा आ जाएगा? भामा शाहिन, भामा शाहिन सब संपत्ति किमर्थम तथा, भामा शाह के द्वारा अपनी संपत्ति किसने दी गई। तो इसमें कौन सा विकल्प आ जाएगा सही? एक नंबर विकल्प होगा भामा शाहिन। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है, तस्य परिवारे प्रतिदिनम श्रवणम भोजनम मंत्रम च खालिस्तान। तस्य परिवारे, उसके परिवार में, सप्तमी विधि आधार है, षष्ठी विधि संबंध बताया गया है, उसके परिवार में प्रतिदिनम प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति अविभाव समास, श्रवणम श्रवण, और भोजन मंत्रम भोजन मंत्रम भोजन मंत्र, यहाँ पर कर्ता द्विवचन में हो गया, यानी एक तो श्रवणम और दूसरा हो गया भोजन मंत्रम। तो कर्ता कौन से वचन में आ गया? द्विवचन। और द्विवचन में आने के कारण यहाँ पर धातु भी किस में आएगी? धातु भी किस में आएगी? द्विवचन में आएगी, है ना। तो एक वचन तो श्रवणम और एक वचन भोजन मंत्रम, द्विवचन आ गया ना। तो तस्य परिवारे प्रतिदिनम श्रवणम भोजन मंत्रम च, और फिर क्या कर रहा है? भवती, भवंती, भवतः, न क्वपि। तो यहाँ पर भवती एक वचन है, भवंती बहुवचन है, भवतः, भवतः क्यों आया? क्योंकि उसके परिवार में एक होता तो भवती आता, द्विवचन में होता तो भवता आता है। तो यहाँ पर एक तो श्रवण मंत्र हो गया कर्ता, और दूसरा हो गया भोजन मंत्रम, भोजन मंत्र। तो श्रवणम भोजन मंत्रम चाहे भवती भवतः, तो यहाँ पर 2 नंबर विकल्प आ जाएगा भवतः। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज की कवि का अगला प्रश्न, सर्वेभ्य आह्लादकारा भवंती, सभी के लिए आह्लादकारी होते हैं, बहुवचन है ना, होते हैं, बहुवचन में भवती भवत है, भवंती, तो सर्वेभ्य आह्लादकारा भवंती। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर आह्लादकारा यह भी बहुवचन में है। तो आपको देखें विकल्प क्या दिए जाते हैं? कार्यक्रम, कार्यक्रम, कार्यक्रमम, न क्वपि। तो यहाँ पर कार्यक्रम में कर्ता ना, तो कर्ता में बहुवचन, यहाँ पर जब धातु बहुवचन है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? बहुवचन आएगा। कर्ता कर्ता बहुवचन है तो धातु बहुवचन होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्यकर्म। क्यों आया कार्यकर्म? बहुवचन क्यों आया? इसलिए आया कि ये यहाँ पर हमारी धातु है ना, ये बहुवचन में है। तो सर्वेभ्य कार्यक्रम आह्लादकार भवंती, सभी के लिए कार्यक्रम आह्लादकारी होते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, अत्र खालिस्तान अनुभव वचनानि सन्ति। अत्र खालिस्तान अनुभव वचनानि सन्ति, कर्ता बहुवचन में, धातु भी बहुवचन में है। तो अनुभव वचनम वचन वचनानि अस्ति सन्ति। विकल्प दिए जाते हैं, महापुरुषेण, दूसरा महापुरुषात, तीसरा है महापुरुषे,
चौथा है महापुरुषाणाम। तो अत्र खालिस्तान अनुभव वचनानि सन्ति, यहाँ खालिस्तान के अनुभव वचन है का, के, की। संबंध हो गया, संबंध बताया जा रहा है और संबंध बताया जाएगा तो कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति आएगी। संबंध को कारक नहीं माना जाता है, कारक नहीं है तो संबंध में विभक्ति आती है कौन सी? षष्ठी। तो यहाँ पर अत्र खालिस्तान, यहाँ षष्ठी देखेंगे। महापुरुषेण, महापुरुषात, महापुरुषे सप्तमी है, महापुरुषाणाम, यहाँ महापुरुषों के अनुभव वचन हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? महापुरुषाणाम। 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर संबंध बताया गया है इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, खालिस्तान चक्रेण रथस्य गति न भवति। खालिस्तान चक्रेण रथस्य गति न भवति, आपको विकल्प दिए जाते हैं। एकेन, दूसरा है एकस्य, तीसरा है एकम और चौथा है एक है। यहां पर देखेंगे चक्रेण है ना, चक्रेण तो यह हमारा विशेष्य है, विशेष्य। और विशेष्य में कौन सी विधि है? तृतीय विभक्ति का एक वचन है तो यहां पर विशेषण भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? विशेषण। तो जब विशेष्य में तृतीय विभक्ति है ना, तृतीय विभक्ति का एक वचन है तो यहाँ विशेष्य में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन आएगा। तो अब आप देख के बताओ कौन सा विकल्प सही आएगा? खालिस्तान चक्रेण रथस्य गति न भवति, तो यहाँ पर हो जाएगा एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवति, एक चक्र से रथ की गति नहीं होती है। हाँ तो विद्यार्थियों इसमें कौन सा विकल्प आ जाएगा? एक नंबर विकल्प आएगा एकेन। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज की हमारी कविज के अगले प्रश्नोत्तर। आज की हमारी कविज का अगला प्रश्न है, अद्य खालिस्तान भ्रमणार्थम उद्यानम गमिष्यामः। अद्य आज खालिस्तान भ्रमणार्थम घूमने के लिए उद्यान में जाते हैं, जाएंगे, गमिष्यामः जाएंगे हम। यहाँ पर उत्तम पुरुष का बहुवचन है, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो यहाँ पर गम धातु आ गया ना तो यहाँ पर उद्यानम आ गया। उद्यानम क्योंकि आपको पहले बताया था कि गत्यार्थक धातु होती है उसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है ते, दूसरा है ता, तीसरा है वयम और चौथा है अहम। तो यहाँ पर देखिए गमिष्यामः, यहाँ उत्तम पुरुष का ना, तो गमिष्यामि देखो, गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। उत्तम पुरुष का बहुवचन लेके आया तो यहाँ पर भी हम उत्तम पुरुष का बहुवचन लेके आएंगे। तो प्रथम पुरुष के करता हैं सह, तव, ते, मध्यम पुरुष के तवम, युवाम, युयम और उत्तम पुरुष के अहम, हावाम, वयम। तो यहाँ पर क्या बचेगा? बहुवचन है ना गमिष्यामः, तो यहाँ पर अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 3 नंबर विकल्प सही होगा, वयम, वयम भ्रमणार्थम उद्यानम गमिष्यामः। यदि यहाँ पर गमिष्यामि आता ना, यदि गमिष्यामि आता, गमिष्यामि, तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक वचन है ना, उत्तम पुरुष का एक वचन है तो उत्तम पुरुष का अहम होता, तो अद्य अहम भ्रमणार्थ उद्यानम गमिष्यामि, गमिष्यामि होता तो अहम आता है ना। तो अब देखते हैं हम आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, शोभनम खलु खालिस्तान उद्यानम। शोभनम खलु सुंदर है, निश्चय ही उद्यानम उद्यान, निश्चय ही उद्यान सुंदर है, तम उसको उद्यान, इमम इसको उद्यान, तव तुम्हारा उद्यान, ताम उसको उद्यान। तो हम देख रहे हैं खलु यहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है और शेषे षष्ठी, शेषे षष्ठी से इसमें कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो षष्ठी देखेंगे तम में भी नहीं है, इमम में भी नहीं, तव, तव मान तुम्हारा, तव युष्माकम, शोभनम खलु तव उद्यानम, शोभनम खलु सुंदर है, निश्चय ही सुंदर है तुम्हारा उद्यान। तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया और क्या आ जाएगा? तव। 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है, मन्ये खालिस्तान सह मया अभी इदानीम उद्यानस्य आनंद सम्यक अनुभूत है। मन्ये, मन्ये मानता हूं कि तुम्हारे साथ, सह मया अपि मैंने भी, इदानीम उद्यानस्य आनंद इस उद्यान का आनंद सम्यक अच्छी तरह से अनुभव किया। तो यहाँ पर क्या है? सह आ गया और सह आ गया था, पता होना चाहिए कौन सी विधि आएगी। पहला है भगवान, दूसरा है युष्माभि, तीसरा है उभे, चौथा है भवन्तः। तो मन्ये सह, जहां सह आता है तो वहां सह शाकम सार्धम के साथ कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया विभक्ति आती है। तो तृतीय विभक्ति में यहाँ पर भगवान नहीं है, युष्माभि, तमम युवाम युष्मान, तमम युवाम तमाम युवाम युष्मान, तव्य युवाम युष्माभि, युष्माभि, यह हो गया तृतीय विभक्ति में। ये भी नहीं है और यह भी नहीं है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सह
के साथ में तृतीय विभक्ति आई है और तृतीय विभक्ति है युष्माभि में, तो जैसे हो जाएगा मन्ये युष्माभि से मयापि इदानीम उद्यानस्य आनंद सम्यक अनुभूत है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। नमो खालिस्तान। नम वो अव्यय है जिसके साथ कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है। अब देखते हैं मातृभूमि, मातृभूमि, मातृभूम्या, मातृभूमा, भूमि, यहां पर देखें कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? चतुर्थी विभक्ति आनी चाहिए। तो मातृभूमि शब्द है, मातृभूमि शब्द है, इसका चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? मातृभूमये होता है। तो यहां पर आ जाएगा नमो मातृभूमि, मातृभूमि को नमस्कार। यदि विद्यार्थियों यहां पर यदि संबोधन आता, नमो मातृभूमि यानी संबोधन में कहता, संबोधन आता ना, यहाँ पर संबोधन, यहाँ पर तो पूर्ण विराम है ना, तो फिर पूर्ण विराम के साथ तो चतुर्थी ही आएगी। यदि यहाँ पर संबोधन आता तो संबोधन में फिर प्रथम विभक्ति का प्रयोग करते हैं ना, तो प्रथम विभक्ति का प्रयोग करने के कारण यहाँ पर जो संबोधन में मातृभूमि, प्रथम संबोधन का एक वचन होता है मातृभूमि, तब मातृभूमि आता। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, नमो और आगे पूर्ण विराम दे रखा है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो इसके लिए आ जाएगा मातृभूमि, तो मातृभूमि को नमस्कार। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न रहेगा वयम खालिस्तान प्रणमामः, प्रणमामः, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष का यह बहुवचन है, और बहुवचन है तो यहाँ पर धातु भी उत्तम पुरुष की बहुवचन में आ गई ना, प्रणमामि, प्रणमामः, प्रणमामः, है ना। लेकिन अब क्या कर रही है कि आपको विकल्प दिए जाते हैं, तमाम दूसरा विकल्प है तुभ्यम, तीसरा है तवम, तव्या, और चौथा है ताऊ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कर्ता, कर्ता में कौन सी विभक्ति आ गई? प्रथमा विभक्ति आ गई। तो यहाँ पर कर्म आएगा, और कर्म में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए। द्वितीय विभक्ति इसमें कौन से है? तमाम, इसमें द्वितीय है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो वयम खालिस्तान प्रणमामः, तमाम, तमाम क्यों आया? क्योंकि कर्ता में प्रथम है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति आएगी, और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति कौन से विकल्प में? 2 नंबर विकल्प में है, तमाम, तमाम मन तुमको, तमाम मन तुम, तुझको, वयम तमाम प्रणमाम, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ प्रणमाम है ना, तो परनम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हाँ जी विद्यार्थियों अब देखते हैं हमारी आज की कविता के अगले प्रश्नोत्तर। आज की कविता का हमारा अगला प्रश्न है, हाँ, इस प्रश्न में पूछा गया है एक काका खालिस्तान से वस्ती सम, एक काका खालिस्तान से वस्ती सम। तो यहाँ पर एक काका विशेषण विशेष है, समान विभक्ति है, सह के साथ कौन सी तृतीया आती है? सह साकम सार्धम, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और लट लकार की धातु ना जब जिस प्रकार से पढ़ती है और पढ़ती के आगे हम सम लिखते हैं तो वह भूतकाल में जाएगी, पढ़ता था, और लिखती सम, लिखता था, कचती समझाता था। तो यहाँ पर वस्ती सम रहता था। तो पहला है पत्नी, दूसरा है पत्नी, तीसरा पत्नियां, चौथा पत्नेन, और विभक्ति कौन सी आनी चाहिए? तृतीया आनी चाहिए, क्योंकि आगे क्या है? सह है, तो इसमें भी तृतीया नहीं है, इसमें भी तृतीया नहीं है, इसमें तृतीया है, इसमें नहीं है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर 3 होगा। एक काका एक कौवा पत्नी के साथ रहता था। तो साथ के अर्थ में यहाँ पर सह आया है, और सह के साथ तीसरी विभक्ति आती है, और पत्नी शब्द होता है, पत्नी शब्द होता है, इसमें तृतीय विभक्ति में होता है पत्नी, जिस प्रकार से नदी में होता है ना, उसी प्रकार से नदी और पत्नी जो शब्द रूप है उसमें थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन तृतीया में सही है पत्नी। अगला है प्रश्न है विद्यार्थियों, खालिस्तान ही यच्छक्यम न तच्छक्यम पराक्रमय। बिल्कुल देखना, यहां पर आप देखोगे कि 2 संधि आई है इसमें, तो देखेंगे एक है यत, यत धन शक्यम, देखना यत धन शक्यम, है ना। तो यहाँ पर तय है, और तय के बाद में शय है। जब तय वर्ण हो और उसके बाद में शय हो तो इस तय का क्या हो जाता है? च हो जाता है। तो वो होता कौन सी संधि में? तो वो तो सचुताव संधि में हो जाता है। कौन संधि में? तो यहाँ पर सचुताव संधि में तय का क्या हो गया? च हो गया ना, और आगे फिर शय है ना, तो शय, और एक संधि होती है वो छतव संधि, छतव संधि। छतव संधि में क्या होता है कि जब झय, झय का मतलब होता है, झय का मतलब होता है वर्णों के 1 2 3 4 वर्ण हो, वर्गों के 1 2 3 4 वर्ण हो, और उसके बाद में शय आता हो,
धन शय आता हो तो यह शय किस में बदल जाता है? क्षय में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखना, यत धन शक्यम है, यह शय है ना, शय किस में बदल गया? क्षय में बदल गया। और यहाँ पर तय था वो किस में बदल गया? क्षय में बदल गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया खालिस्तान ही यत शक्यम न तत् शक्यम, यहाँ पर सचतो संधि होगी और सतो संधि होगी। इस प्रकार से यत धन शक्यम न तत् धन शक्यम प्राक्रमिक। तो अब देखिए आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है उपायम, दूसरा है उपायन, तीसरा है उपायात और चौथा है उपायम। तो उपायन, तो अब देखिए प्राक्रमिक, खालिस्तान ही यत शक्यम न तत् शक्यम प्राक्रमिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 उपायन, कि उपाय से ही यत शक्यम जो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साधकतम कर्णम, कर्णम, तो कर्ण कारक में तीसरी विधि का प्रयोग होगा और तीसरे में इसमें उपायन में। तो उपाय से जो संभव होता है वह पराक्रम से संभव नहीं होता है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न रहेगा, श्रावण मास से पूर्णिमायाम खालिस्तान संस्कृत दिवस है आचर्यते। श्रावण मास की पूर्णिमा को खालिस्तान संस्कृत दिवस है, खालिस्तान को संस्कृत दिवस आचर्यते आचरण किया जाता है या आयोजित होता है। तो आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है तिथि, दूसरा तिथि, तीसरा तिथि और चौथा तिथो। तो देखिए यहाँ पर आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, तो आधार में सप्तमी विधि है ना। तो श्रावण मास से पूर्णिमायाम, श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि में संस्कृत दिवस आचरित, संस्कृत दिवस आचरित होता है। तो यहाँ पर श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि में संस्कृत दिवस आयोजित होता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तिथौ, 4 नंबर विकल्प सही होगा। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा खालिस्तान पूर्वजानाम अभिभाषा अस्ति। पूर्वज हमारे जो पूर्वज हैं, अभिभाषा अस्ति भाषा संस्कृत भाषा, तो खालिस्तान पूर्वजानाम भाषा अस्ति। पहला है माम, मुझको, दूसरा मया, तीसरा अस्माकम और चौथा मई। तो यह कह रहा है संस्कृत भाषा हमारे या मेरे, तुम्हारे, काके की। तो संबंध षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे, तो षष्ठी शेषे कौन सी विधि आनी चाहिए? षष्ठी आनी चाहिए। तो माम नहीं है, मया में भी नहीं है, अस्माकम, मई आवयो अस्माकम षष्ठी विधि है, मई में यह सप्तमी है। तो यहाँ पर 3 नंबर विकल्प है अस्माकम। संस्कृत भाषा अस्माकम पूर्वजा नाम अभिभाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे पूर्वजों की भी भाषा है। तो यहाँ पर षष्ठी शेषे संबंध के कारण यहाँ पर षष्ठी विधि का प्रयोग हुआ है, लेकिन संबंध को कारक नहीं माना जाता है। अगला है महिला खालिस्तान जलम आनेति, महिला खालिस्तान से जल लाती है, जलम आनेति जल लाती है। तो निश्चित है कि यहाँ पर वो जल लेकर के अलग हो रही है, तो इसलिए ध्रुम अपाय अपादानम, तो अपादान होगा और अपादान होने के कारण विभक्ति आएगी पंचमी। तो देखिए आपको विकल्प दिया जाता है। पहला है नद्या, दूसरा है नद्य, तीसरा है नदीम, चौथा नदे। तो यहाँ पर आनेति, जलम आनेति जल लाती है खालिस्तान से, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नद्या, नदी से महिला जल लाती है। तो ध्रुम अपाय अपादान, अपादान के कारण यहाँ पर अपादान कारक हो रहा है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो 1 नंबर विकल्प से हो जाएगा नद्या, महिला नद्या जलम आनेति, महिला नदी से जल लाती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। हमारी आज की कविज का अगला प्रश्न है, एकदा शग्ने खालिस्तान सप्तऋषि गच्छन्ति शम, तो गच्छन्ति शम जा रहे थे, शम आ गया ना, तो भूतकालिक हो गया। अब देखिए सप्तऋषि, 7 ऋषि, यहाँ पर एकदा सघने, सघने यहाँ पर यह विशेषण है और यहाँ पर आएगा विशेष है। तो देखिए जो विभक्ति और वचन विशेष में होगा वही विशेषण में होगा। तो यहाँ पर सघने सप्तमी है ना, तो यहाँ पर भी विशेषण में भी सप्तमी विभक्ति आएगी। दूसरी बात है कि एकदा सघने खालिस्तान सप्तऋषि जा रहे थे, तो उसके जाने का आधार क्या है? अधिकरण कारक आ जाएगा ना, तो हो जाएगा वनेन, वने, वनाय, वनस्य, तो वने माने वन में, तो उनके जाने का आधार वन है, वन है, तो इसीलिए अधिकरण कारक हो गया। और अधिकरण कारक होने के कारण कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी विभक्ति आएगी। तो हो जाएगा एकदा सघने वने सप्तऋषि गच्छन्ति शम, एक बार सघन वन में सब सप्त ऋषि जा रहे थे, 7 ऋषि जा रहे थे, वने आ जाएगा। तो वने में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। आधार अधिकरणम, अधिकरण कारक होगा, आधार होने के कारण इसमें अधिकरण कारक हुआ है। अगला प्रश्न विद्यार्थी अत्र आगत्य खालिस्तान चरणेषु एनमत
सामान्य वह अतर्मान यहाँ आगत्य आंग उपसर्ग हो गया, गम धातु हो गई और लेप प्रत्यय हो गया। वह यहाँ आकर के खालिस्तान चरणेषु, खालिस्तान के चरणों में झुक गया, नमन किया, तो का के की संबंध दिखाई दे रहा है और संबंध होने के कारण यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी, लेकिन संबंध को कारक नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला है ऋषिणाम, दूसरा है ऋषि, तीसरा है ऋषिणा, चौथा है ऋषो। तो ऋषिणाम ऋषियों के, वह यहाँ कर ऋषियों के चरणों में झुक गया, तो एनम झुक गया, तो यहाँ पर ऋषिणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर संबंध कारक तो नहीं है, लेकिन संबंध होने के कारण षष्ठी विभक्ति होगा ऋषिणाम। अब देखते हैं आदि कवि का अगला प्रश्न। आदि कवि का अगला प्रश्न है ऋषि, खालिस्तान एक श्लोक है, निर्गच्छेद ऋषि, ऋषि यहाँ पर षष्ठी है, ऋषि के, तो यहाँ पर होगा ऋषि के, खालिस्तान से एक है, एक श्लोक है। यहाँ पर यह पुलिंग है ना, विशेष या पुलिंग है, तो विशेषण भी पुलिंग है, एक वचन है। निर्गच्छेद निकला, निर्गच्छेद निकला, निकला का मतलब अलग हो गया, निकला का मतलब अलग हो गया, तो अलग हो गया, तो यहाँ पर अपादान हो गया, और अपादान होने के कारण कौन सी विभक्ति आएगी, यहाँ पर पंचमी विभक्ति आएगी। तो देखना ऋषि खालिस्तान एक है, श्लोक है, निर्गच्छेद, तो आपको विकल्प दिए जाते हैं मुखम, दूसरा है मुख है, तीसरा है मुखेन, चौथा है मुखात। तो ऋषि खालिस्तान पंचमी विभक्ति है मुखात, तो ऋषि के खालिस्तान से एक श्लोक निकला, ऋषि के मुख से एक श्लोक निकला, तो मुखात अपादान होने के कारण पंचमी विभक्ति होगी। आदि विद्यार्थी आदि कवि का अगला प्रश्न है खालिस्तान वानरा संति, वानरा बंदरस्थी सतह संति बहुवचन में है, वानरा वानरा बहुवचन में है, तो खालिस्तान वानरा संति। तो देखिए शाखाम, शाखा को बंदर हैं, शाखे, तो शाखे तो यही शब्द होता है शाखा, और शाखा होने के कारण लता की तरह इसके रूप से शब्द रूप चलेंगे ना, लता की तरह चलेंगे। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, बंदर हैं, किस पर बंदर हैं, शाखा पर बंदर हैं। तो यहाँ पर आधार हो गया, बंदरों का आधार क्या है, शाखा है बैठने का, तो आधार होने के कारण यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया, और अधिकरण कारक होने कौन सी विभक्ति आ जाएगी, सप्तमी आ जाएगी। तो लता का लतायाम होता है, शाखा का शाखायाम, शाखायाम वानरा संति, तो शाखा पर बंदर हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 नंबर विकल्प शाखायाम। अंत विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कवि का अगला प्रश्न है खालिस्तान ऐसा पीड़ा अस्ति, खालिस्तान ऐसा, ऐसा यह पीड़ा, पीड़ा अस्ति मानी है, खालिस्तान यह पीड़ा है, तो वृष तरेण त्रेणा, तो त्रेणा विकल्प हो गया, त्रियम, यह कह रहा कि से पीड़ा है, तो यहाँ पर वर्ष तरिया 3 वर्ष से, त्रिया 3 वर्ष के लिए नहीं, यह कह रहा कि वर्ष तरियाद ऐसा पीड़ा अस्ति 3 वर्ष से, यानी तरियाद, वर्ष तरियाद में पंचमी विभक्ति हो गई, अपादान कारक हो गया, तो 3 वर्ष से ऐसा पीड़ा अस्ति यह पीड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आ जाएगा, 3 नंबर विकल्प सही होगा, वर्ष त्रियाद 3 वर्ष से यह पीड़ा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने कारक विभक्ति और उपपद विभक्तियों से संबंधित प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।